जय हिंद दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम्स। अब आज जैसे कि हम लोग मेष लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। मेष लग्न में सभी ग्रह विभिन्न ग्रहों में जाकर क्या क्या परिणाम देते हैं उसके बारे में हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ज्योतिषीय सूत्र भी ले रहे हैं ताकि किसी भी जन्मपत्री देखने में हमें आसानी हो सके। आज हम एक ज्योतिषीय सूत्र के बारे में आपको बताएंगे जो कि शास्त्रों में इसका बहुत जगह उल्लेख मिलता है। वह है केंद्राधिपति दोष, यानी कि केंद्र के स्वामी बनने पर ग्रहों को किस प्रकार दोष लग जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शुभ ग्रह यदि केंद्र के स्वामी होते हैं तो उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। यानी कि जन्मपत्री में अगर वह एक विशेष स्थिति में नहीं होंगे तो उनमें काफ़ी बल की कमी हो जाती है और वह शुभ फल नहीं दे पाते हैं। अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुभ ग्रह हैं गुरु, बुध, शुक्र, चंद्र। इसमें गुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कोई भी लग्न हो, चर लग्न हो, चर लग्न में लग्न कौन सी आती है? 1, 4, 7, 10, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर लग्न होती हैं। स्थिर लग्न कौन सी होती हैं? 2, 5, 8, 11। तो स्थिर लग्न में भी शुक्र होते हैं क्योंकि 2 आ गया, 2 का अंक शुक्र का है। और दुस्वभाव जो लग्न होती हैं 3, 6, 9, 12, उसमें गुरु और बुध दोनों केंद्रों के स्वामी बन जाते हैं। यानी यदि मिथुन लग्न होगी तो बुध 2 केंद्रों को स्वामी बन जाएगा, कन्या लग्न होगी तो भी बुध 2 केंद्रों को स्वामी बन जाएगा, धनु लग्न होगी तो भी बुध 2 केंद्रों को स्वामी बन जाएगा, और मीन लग्न होगी तो भी बुध 2 केंद्रों को स्वामी बन जाएगा। इसी प्रकार इन चारों लग्न में गुरु भी 2 केंद्रों का स्वामी बन जाता है। तो शास्त्रोक्त हम देखेंगे तो गुरु और बुध को सर्वाधिक रूप से केंद्राधिपति दोष लगता है क्योंकि इनकी दोनों राशियां यदि दुस्वभाव लग्न होगी तो दोनों राशियां केंद्र में आ जाती है। ज्योतिष का एक सूत्र और है, वह सूत्र है कि लग्नेश को, यानी लग्न में जो राशि हो उसको कभी भी खराब ग्रह नहीं माना जाता है, यानी अशुभ ग्रह नहीं माना जाता है, ना उस ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है। जैसे कि मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में बुध की दोनों राशियां केंद्र में आ जाती हैं, लेकिन बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि लग्न का स्वामी स्वयं बुध हो गया। इसी प्रकार कन्या लग्न में भी नहीं लगेगा क्योंकि कन्या लग्न में भी बुध लग्न का स्वामी हो गया। और गुरु की यदि लग्न होगी धनु या मीन तो गुरु को भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। यहाँ पर बुध की लग्न होगी तो गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा क्योंकि वह लग्न का स्वामी नहीं होता है और उसकी दोनों राशियां केंद्र में आ जाएंगी। इसी प्रकार कन्या लग्न होगी तो भी गुरु को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा क्योंकि गुरु की दोनों राशियां केंद्र में आ जाएंगी। यदि गुरु की लग्न होगी धनु या मीन तो उसमें बुध को केंद्राधिपति दोष लग सकता है। इसके साथ साथ शुक्र और चंद्र को भी, क्योंकि वह भी शुभ ग्रह हैं, उनकी दोनों राशियां केंद्र में, चंद्र की तो एक ही राशि होती है, शुक्र की कभी भी दोनों राशियां एक साथ केंद्र में नहीं आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर मेष लग्न है तो मेष लग्न में 1, 4, 7 और 10, यहाँ पर शुक्र की केवल एक राशि आएगी केंद्र में। यानी कि इनमें से कोई भी लग्न होगी तो उसमें से शुक्र की एक ही राशि आएगी। यानी यदि मेष लग्न होगी तो भी शुक्र की एक ही राशि आएगी, कर्क लग्न होगी तो भी शुक्र की एक राशि आएगी केंद्र में, तुला लग्न होगी तो भी शुक्र की एक राशि आएगी केंद्र में, और मकर लग्न होगी तो भी शुक्र की एक राशि आएगी केंद्र में। इसी के साथ साथ चंद्रमा तो एक ही राशि के स्वामी होते हैं तो इनको भी केंद्राधिपति दोष लगता है।
यानी केंद्र के स्वामी होने पर ये तटस्थ हो जाते हैं। और गुरु और बुध को सर्वाधिक रूप से केंद्राधिपति दोष लग सकता है। अब बात करते हैं हम दुस्वभाव राशि की, यानी कि जो दुस्वभाव राशियां होती हैं उनमें कौन कौन से ग्रहों को कैसे दोष लगेगा। देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए यहां पर जो बुध हैं, बुध की लग्न होती है तो 3, 6, 9 और 12। यहां पर बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि ये लग्नेश है। लग्नेश को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। जो दोष लगेगा वह गुरु को लगेगा क्योंकि गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हो गए इसमें। इसी प्रकार यदि हम कन्या लग्न लिख देंगे तो भी लग्नेश बुध हो गए, तो भी बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, दोष गुरु को ही लगेगा। अब बात करते हैं हम, यहां लिख देते हैं धनु लग्न। यहां धनु लग्न होती है, जैसे मान लीजिए तो इसमें बुध 2 केंद्रों को स्वामी बन गया। गुरु तो लग्नेश होने से परम शुभ हो ही गए, लेकिन गुरु को केंद्राधिपति दोष लग सकता है। अब केंद्राधिपति दोष कब लगता है और कैसे लगता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम है, सबसे बड़ा नियम है ये है कि यदि इस लग्न में गुरु को तो कोई दोष है ही नहीं, अब बुध इसमें 2 केंद्रों के स्वामी हो गए, यदि अपनी राशि में ना बैठकर वो दूसरे इस केंद्र में किसी और राशि में चले जाएं, और राशि कौन सी होगी, या तो धनु होगी या मीन होगी, तो बुध को केंद्राधिपति दोष माना जाएगा, यानी बुध का बल काफ़ी निर्बल हो जाएगा। यहाँ पर बुध यदि स्वराशि में रहते हैं, जैसे कि बुध यदि मिथुन में रहते हैं या कन्या में रहते हैं, तो इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। केंद्र का स्वामी जब दूसरे केंद्र में बैठ जाएगा तब उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है और वह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अनुकूल फल नहीं दे पाता है, वह जिन भावों का स्वामी होता है। इसी प्रकार यदि ये बुध त्रिक स्थान 6, 8 और 12 ये त्रिक स्थान होते हैं प्रत्येक जन्म पत्री में, इन स्थानों के स्वामियों से संबंध बना लेगा या इन स्थानों में चला जाएगा तो इसका बल कई प्रकार से न्यून हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये इसको केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है और इसके साथ साथ ने त्रिक भावों से संबंध बना लिया, तो ये बहुत ज़्यादा अशुभ फल देगा। यानी सप्तम भाव जीवन साथी संबंधित, दशम भाव यानी कि व्यक्ति के कर्म से संबंधित, बिजनेस व्यापार प्रोफेशन से संबंधित अशुभ फल देने की इसमें क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि ये त्रिषाढ़ाई के स्वामी 3, 6 और 11 इनसे संबंध बना लेता है तो भी ये अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तीसरा, यदि ये केंद्र में गुरु की राशि में बैठता है, अपनी राशि में बैठेगा तो कोई बात नहीं है, गुरु की राशि में बैठता है तो भी ये अच्छा फल नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार अब हम लेते हैं, यहाँ पर हम गुरु की राशि को डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके कन्या राशि है, तीन, तो यहां पर बुध केंद्र का स्वामी हो गया, तो बुध केंद्र का स्वामी हो गया, लग्न का स्वामी भी हो गया, तो इसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। ये केंद्र में किसी भी स्थान में बैठे शुभ फल देगा। यहां पर गुरु को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। गुरु यदि दूसरे अपनी राशि के अलावा दूसरी राशियों में बैठते हैं केंद्र में ही, तो ये केंद्राधिपति दोष से दूषित माने जाएंगे। या त्रिक स्थानों के स्वामी संबंध बनाते हैं या त्रिषाढ़ाई स्थान के स्वामी संबंध बनाते हैं, तो भी ये केंद्राधिपति दोष से दूषित माने जाएंगे और अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन ये केंद्राधिपति दोष जैसा कि मैंने बताया है इस प्रकार दिखते हैं। ध्यान रखिए, इसमें एक सूत्र और है कि केंद्र का स्वामी कोई भी लग्न हो, यदि दूसरे केंद्र में बैठ जाता है तो उसका बल न्यून हो जाता है, लेकिन
त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण होते हैं 5 और 9, 5वां भाव और 9वां भाव, ये केंद्र में चले जाएं तो इनका बल दूना हो जाता है, या केंद्र के स्वामी त्रिकोण में चले जाएं तो उनका बल काफी हद तक बढ़ जाता है। ये ज्योतिष का शाश्वत नियम है। यानी ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन के एक प्रकार का राजयोग बन जाता है, ग्रहों में काफी बल आ जाता है। अब बात करते हैं हम चर लग्न जो होगी, उसमें शुक्र जो है वो सप्तम स्थान का स्वामी भी बन सकता है, दशम का भी बन सकता है। चर लग्न के अंदर वो एक ही केंद्र का स्वामी बन सकता है। यदि वह दूसरे केंद्र में जाके बैठ जाएगा तो उसके फलों में न्यूनता आ जाएगी। और इसी प्रकार चंद्र को देखा जाएगा। चंद्र यदि केंद्र स्थान का स्वामी बनता है और वह दूसरे केंद्र, अपने स्वराशि में नहीं बैठता है, दूसरे केंद्र स्थान में बैठ जाता है, तो उसके फलों में न्यूनता आ जाती है। इसके साथ साथ वह त्रिशिरा या त्रिक स्थान के स्वामी संबंध बनाता है तो भी उसके फलों में न्यूनता आ जाती है। यदि वह स्वयं अपनी राशि में होते हैं केंद्र में, तो वह खराब फल नहीं देंगे, क्योंकि वह स्वराशि के हो गए। चाहे गुरु हों, चाहे शुक्र हों, चाहे बुध हों और चाहे चंद्र हों, यदि वे अपनी राशि में केंद्र में आ गए तो फिर उनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें केंद्राधिपति दोष को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।